Thank you. Okay, now it is start. So all methods are called in a first in first out FIFO method, first in first out. Okay, LIFO and FIFO method आपको मालूम है, right? First in first out, last in first out, and all that. Yes. Plus and plus equal to operator is used to add the methods to delegates. Minus and minus equal to operator is used to remove the methods from the delegate list. So इसमें जब भी multicast delegates आप use करते हो तो इसमें ये दो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले जो डेलीगेट या मेथड आपको कॉल करना है उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, और सब्सक्राइब होने के बाद ये ध्यान में रखो कि आप उसको अनसब्सक्राइब भी करो माइनस इक्वल टू करके। नहीं तो वो जो जब तक आपकी एप्लीकेशन रनिंग है उतने बार जितने बार जब वो उसको आप इन्वोक करोगे या कॉल करोगे वो लिस्ट में ऐड करता जाएगा और उसके टाइम वो मेथड्स कॉल होते जाएंगे। तो एक बार अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया है, आपका जो भी एग्जीक्यूशन आपको करना है वो एग्जीक्यूशन आपने किया, उसके बाद उसको अनसब्सक्राइब याद से करो, ठीक है। रिमेंबर मल्टीकास्टिंग ऑफ डेलीगेट शुड हैव अ रिटर्न टाइप ऑफ वाइड। जैसे मैंने बोला था कि सिंगल कास्ट डेलीगेट्स में आप रिटर्न टाइप कुछ भी इंटीजर या स्ट्रिंग या डेटा टाइप यूज कर सकते हो, बट मल्टीकास्ट डेलीगेट्स में इट शुड बी वाइड, otherwise it will throw a runtime exception. Also, the multicasting of delegate will return the value only from the last method added into the multicast, although the other methods will be executed successfully. So multicast delegate जब भी आप यूज करते हो और उसमें जो नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूट कर रहे हो वो सिर्फ जो लास्ट मेथड जो एग्जीक्यूट होगा उससे ही वो रिटर्न करेगा, अदर मेथड्स जो भी आप उसमें कॉल कर रहे हो उसके वो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। सेम वे में अगर आप देखो कि कोई एक मेथड आपने डिफाइन किया है, उसमें कोई 3 या 4 डिफरेंट प्राइवेट मेथड्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, और वो जो मेथड आपने डिफाइन किया जिसमें 3-4 प्राइवेट मेथड्स आप कॉल कर रहे हो, वहां से अगर आपको रिटर्न करना है कोई वैल्यू तो उस केस में आप जो लास्ट वैल्यू है आपके पास वही आप रिटर्न कर सकते हो, राइट। सेम वे में यहाँ पे डेलीगेट्स में हुआ था, तो एक चीज ध्यान में रखो कि सिंगल कास्ट डेलीगेट्स में आप रिटर्न टाइप डिफाइन कर सकते हो इंटीजर या कोई डिफरेंट डेटा टाइप के साथ, बट मल्टीकास्ट डेलीगेट्स अगर है तो उसमें आप सिर्फ वाइड ही डिफाइन कर सकते हो, कोई रिटर्न टाइप आप उसमें डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ ये एग्जांपल है इसका, दिस यहाँ पे एक डेलीगेट मैंने डिक्लेयर किया है पब्लिक डेलीगेट वॉइड शो मैसेज, जो एक स्ट्रिंग लेता है पैरामीटर, और इसका रिटर्न टाइप वाइड है बिकॉज इट्स अ मल्टीकास्ट डेलीगेट। यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट मेथड डाला है मैसेज 1, यहाँ पे स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर मैं ले रहा हूँ और जो भी मैंने पैरामीटर पास किया वो प्रिंट करता हूँ। सेकंड मैसेज भी सेम है, मैसेज 2 स्ट्रिंग एज एन पैरामीटर लेता हूँ और जो मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। देन मैसेज 3 उसमें भी सेम है, स्ट्रिंग एक पैरामीटर में ले रहा हूँ और जो पैरामीटर में पास कर रहा हूँ उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक मल्टीकास्ट डेलीगेट मैंने डिक्लेयर किया विथ रिटर्न टाइप void एंड हैविंग अ सिंगल पैरामीटर। नाउ अब जब मुझे इसको कॉल करना है तो पहले मैं डेलीगेट मैंने डिक्लेयर किया, अब मैंने वो डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट id इक्वल टू न्यू डेलीगेट डेट, देन डेलीगेट डेट डॉट शो मैसेज इक्वल टू नल मैंने किया फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे देखो मैं इसको सब्सक्राइब कर रहा हूँ, ठीक है, मैसेज प्लस इक्वल टू टेस्ट डेलीगेट डॉट शो मैसेज, और टेस्ट डेलीगेट के ऑब्जेक्ट के साथ मैं मैसेज 1 को कॉल कर रहा हूँ। सो ये सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ से जो मेथड कॉल होगा वो फर्स्ट जो मेथड है मैसेज 1 वो कॉल होगा। सेकंड मेथड मेरे को कॉल करना है तो उसके लिए वापस मैंने इसको सब्सक्राइब किया मैसेज प्लस इक्वल टू न्यू टेस्ट डेलीगेट शो मैसेज, यहाँ पे मैंने सेकंड मेथड कॉल किया है, फिर से मैंने उसको सब्सक्राइब किया थर्ड मेथड के लिए न्यू टेस्ट डेलीगेट डॉट शो मैसेज, यहाँ पे मैंने थर्ड मेथड कॉल किया और मैसेज इक्वल टू हेलो मल्टीकास्ट डेलीगेट, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ये मेथड कॉल किया, ठीक है। अब जब ये कॉल होगा ये सब हो जाने के बाद मैंने मैसेज
माइनस इक्वल टू किया है न्यू टेस्ट डेलीगेट विद पीडी ऑब्जेक्ट सेकंड मेथड के साथ। ठीक है, तो जो पहले मैंने जैसे तुमको बोला था कि पहले उसको जब आप सब्सक्राइब करते हो तो ये ध्यान में रखो कि आपको उसको अनसब्सक्राइब भी करना है। अनसब्सक्राइब करने के बाद जो मैसेज मैंने पास किया है वो मैसेज टू रिमूव ये मैंने डाला है। सो जब ये अनसब्सक्राइब होगा तो यहाँ से ये इसको प्रिंट करेगा। तो मल्टीकास्ट डेलीगेट बेसिकली उस समय यूज करते हैं जब आपको एक डेलीगेट से मल्टीपल मेथड्स को कॉल करना हो। तो यहाँ पे आप उसको पहले सब्सक्राइब करोगे, मेथड को जो भी आपको कॉल देना है वो आप कॉल दोगे और उसके बाद उसको अनसब्सक्राइब करोगे। नहीं तो वो सब्सक्रिप्शन अगर एक बार ऐड हो गया और जब तक उसका ऑब्जेक्ट है तब तक वो सब्सक्रिप्शन उस पर रहेगा। उस पर वापस अगर आप कोई मेथड को कॉल करते हो फिर से अगर या फिर मेथड वो इवेंट ट्रिगर होता है तो वो फिर से वो सब्सक्राइब होगा और वो मेथड एक की जगह 2 बार कॉल होगा क्योंकि आपने उसको 2 बार सब्सक्राइब किया है। इसलिए मेक श्योर कि जब आप इसको ऐड कर रहे हो तो अब इसको माइनस इक्वल टू भी करो। ठीक है, ये चीज क्लियर है। मल्टीकास्ट डेलीगेट्स आप कैसे कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट बना के मल्टीपल मेथड्स आप कैसे कॉल कर सकते हो। सर कैन वी रिवाइज, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो रहा है पर पहले से मतलब फ्रॉम स्टार्ट, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है सर। डेलीगेट्स कुछ भी नहीं समझ में आया क्या? मल्टीकास्ट नहीं मल्टीकास्ट का See, एक चीज है, एक सिंपल मेथड अगर आप देखो, ठीक है, कोई एक पब्लिक मेथड आपने क्लास में डिफाइन किया है, ठीक है, वहां पे आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हो। ओके, नाउ उस जो ऑपरेशन आप कर रहे हो वहां से एक आप कोई प्राइवेट मेथड कॉल करते हो दूसरा। ठीक है, एक मेथड से दूसरा मेथड में कॉल कर सकता हूँ, राइट? यस यस तो नाउ सेम थिंग विद डेलीगेट्स एज वेल। जो मल्टीकास्ट डेलीगेट्स है और सिंगल कास्ट डेलीगेट्स में क्या होता है कि वो डेलीगेट के साथ सिर्फ एक ही फंक्शन अटैच रहता है। ठीक है, मल्टीकास्ट डेलीगेट्स के साथ क्या होता है कि आप एक की जगह पे मल्टीपल मेथड्स आप कॉल कर सकते हो। अभी तक जो अपन ने एग्जांपल देखा उसमें अपन ने सिर्फ इतना ही देखा कि यहाँ से मैं एक सिंगल मेथड कॉल कर रहा हूँ, यस राइट? यस एक डेलीगेट के साथ मैं एक ही मेथड कॉल कर रहा हूँ। जो एड नम मैंने डेलीगेट डिफाइन किया है उसके साथ मैंने सिर्फ एक ही मेथड कॉल किया है, ये यहाँ पे, राइट? नाउ सेम डेलीगेट के साथ अगर मेरे को मल्टीपल मेथड कॉल करना है तो उसका सिंपल रूल ये है कि जो डेलीगेट मेरे को कॉल डेलीगेट के साथ जो मेथड कॉल करना है उसका जो रिटर्न टाइप और जो इनपुट पैरामीटर रहेंगे वो सेम रहेंगे जितने मल्टी कास्ट डेलीगेट के साथ मेरे को मेथड कॉल करना है। अगर सपोज करो मल्टी कास्ट डेलीगेट के साथ मेरे को 2 मेथड कॉल करने तो दो जो मेथड में डिफाइन करूंगा उनका जो इनपुट पैरामीटर्स होंगे वो सेम होने चाहिए, तभी मल्टीकास्ट डेलीगेट के साथ हम मल्टीपल मेथड्स कॉल कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल फंक्शनलिटी और फीचर टू हैव अ मल्टीकास्ट। facility to call multiple methods using a single delegate। ओके सर यस। ठीक है, अब ये जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, सपोज करो मैसेज 1 में मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, मैसेज 2 में अगर सपोज करो मैं 2 पैरामीटर पास करता, तो वो जो 2 पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ वो ये डेलीगेट के साथ मैं इसको कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि डेलीगेट का सिग्नेचर और मेथड का सिग्नेचर मैच नहीं करता है। मेथड 2 पैरामीटर लेता है लेकिन मेरा डेलीगेट सिंगल पैरामीटर लेता है। सो मल्टीकास्ट डेलीगेट के साथ आप वही मेथड कॉल कर सकते हो जिसका सिग्नेचर मैच करता है। यस सर। ओके, एंड दैट्स सर प्लस इक्वल्स टू क्या, ये भी थोड़ा सा हाँ, प्लस इक्वल्स मैसेज प्लस इक्वल्स टू न्यू टेस्ट डेलीगेट। मल्टीकास्ट डेलीगेट्स को आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है कि आप उसको सी कैसा है कि इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, डेलीगेट्स नॉर्मली कहाँ पे यूज होते हैं जब आपको रिवर्स कम्युनिकेशन करना था। अब जैसे सपोज करो कोई बटन क्लिक आपने किया, ठीक है, या पेज लोड का जैसे मैंने वो एग्जांपल दिखाया था, ठीक है, पेज लोड पे वो इवेंट ट्रिगर होता है। सो कोई भी अगर आप पेज लोड करते हो तो वो इनबिल्ट उसका फंक्शन जो भी पेज लोड होता है तो उसके लिए वो फंक्शन अटैच किया हुआ है वहां पे। जब भी कोई पेज लोड होगा तो वो पेज लोड फंक्शन या पेज लोड मेथड बाय डिफॉल्ट कॉल होगा। ठीक है, लेकिन डेलीगेट्स का
तब यूज करते हैं जब आपको ये इनबिल्ट फंक्शनलिटी के अलावा अगर आपको कहीं से कुछ कॉल देना है, कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स ट्रिगर करना है जो कि किसी यूजर इनपुट से रिलेटेड नहीं है या फिर किसी इवेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कस्टमाइज आपको अगर कुछ करना है, उस केस में आप ये डेलीगेट्स यूज करते हो। अब लाइक सपोज करो कि दो क्लासेस है, ओके, क्लास ए एंड क्लास बी, ठीक है। क्लास ए में मैंने सपोज करो कोई एक मेथड डिफाइन किया है, और क्लास बी में मैं क्या करता हूँ कि क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और क्लास बी में क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना के वहां से मैं क्लास ए का मेथड कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सो फ्लो कैसा होगा कि क्लास बी से मेरे को क्लास ए एक्सेसिबल रहेगी, ठीक है, लेकिन क्लास ए से मैं क्लास बी को एक्सेस नहीं कर सकता। क्लास बी से मैं ए को कर सकता हूँ क्योंकि क्लास बी में मैंने ए का ऑब्जेक्ट बनाया है। लेकिन अगर सपोज करो क्लास ए में कोई मेथड है, वहां से आपको क्लास बी का कोई दूसरा मेथड कॉल करना है, तो ये रिवर्स कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे? क्योंकि आपके पास जो क्लास ए है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अपने क्लास बी में बनाया है, तो क्लास बी टू ए कम्युनिकेशन आपके पास है, ठीक है। क्लास ए का ऑब्जेक्ट आपने बी में बनाया है, तो क्लास बी से आप क्लास ए एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर इन एनी सिचुएशन आपको अगर क्लास ए से क्लास बी को एक्सेस करना, तो रिवर्स कम्युनिकेशन आपके पास नहीं है क्योंकि आपके पास उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। सो इस टाइप के जो सिनारियो होते हैं उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों ने डेलीगेट्स यूज किया। तो हम लोग क्या करते थे, एक नेम स्पेस लेवल पे डेलीगेट डिक्लेयर करते थे क्लास ए और क्लास बी के बाहर, और वो डेलीगेट हम क्लास ए में यूज करते थे, और वो डेलीगेट में जो फंक्शन होता था क्लास बी का, वो हम वहां से कॉल करते थे। तो अगर मेरे को क्लास ए से क्लास बी का कोई मेथड इन्वोक करना है, तो उस केस में मैं डेलीगेट यूज करके उसको इन्वोक कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनेरियो है जो हम लोगों ने यूज किया है। अभी क्लियर हुआ डेलीगेट्स? यस सर। सिंपल है। मल्टीकास्ट डेलीगेट जब अपन यूज करते हैं, सो अब जैसे एक मेथड अगर मेरे को कॉल करना है तो उसके लिए मैं सिंगल कास्ट डेलीगेट यूज किया, मेरे को एक ही मेथड कॉल करना है। लेकिन अगर मेरे को एक डेलीगेट कॉल से मल्टीपल मेथड्स अगर कॉल करना है विद सेम पैरामीटर लिस्ट एंड ऑल, उस केस में मैं क्या करूंगा? उस केस में मेरे को कॉल करने के लिए ये मैं मल्टीकास्ट डेलीगेट यूज करता हूँ। एक उसको मैं सब्सक्राइब करता हूँ, वहां से मेथड के साथ बाइंड करता हूँ, वहां से वो कॉल होगा। सेकंड टाइम मैं उसको सेकंड मेथड के लिए सब्सक्राइब करता हूँ, वहां से वो मेथड उसको असाइन करता हूँ, वहां से वो कॉल होगा। थर्ड टाइम अगर मेरे को डिफरेंट मेथड करना है, थर्ड टाइम के लिए मैं डिफरेंट मेथड से उसको बाइंड करता हूँ, और वहां से वो कॉल होगा, ठीक है। अभी क्लियर है? यस। ओके। नाउ अभी हमने देखा कि सिंगल कास्ट डेलीगेट्स एंड मल्टीकास्ट डेलीगेट्स क्या होता है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेलीगेट्स है, एनोनिमस डेलीगेट्स। एंड नाउ एनोनिमस डेलीगेट्स में क्या होता है कि वी डू नॉट हैव टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन अ मेथड prior to using the delegate. Such a method is referenced as an anonymous. In other words, if a delegate itself contains its method definition, it is known as anonymous delegates. ठीक है। अभी तक जो सिंगल कास्ट और मल्टी कास्ट डेलीगेट्स हमने देखा, हमने ये उसके साथ एक मेथड को बाइंड किया है, राइट। कोई भी मल्टीकास्ट डेलीगेट या सिंगल कास्ट डेलीगेट अगर आप यूज करते हो तो उसके साथ एक मेथड को आप बाइंड करते हो, ठीक है। कोई भी एक मेथड है जिसका उसमें रेफरेंस रहता है, राइट, वो कौन से मेथड को कॉल करेगा, वो पहले हम लोग उस पर डिफाइन करते हैं, देन फिर उसको कॉल देते हैं। नाउ एनोनिमस डेलीगेट्स जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप उसके साथ किसी मेथड को बाइंड करो। डेलीगेट इटसेल्फ कैन कंटेन इट्स डेफिनेशन, राइट। अब यहाँ पे मैंने एक डेलीगेट डिक्लेयर किया है, पब्लिक डेलीगेट वाइड टेस्ट, और टेस्ट डिस्प्ले इक्वल टू डेलीगेट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ से मैंने डायरेक्टली वो डिस्प्ले मेथड को कॉल दिया है, ओके। अब एक मिनट, अधूरा है एक्चुअली।
ये कोड आई थिंक कंप्लीट नहीं है। ये एग्जांपल मैं आप लोगों को क्लास के बाद बताता हूँ। ये डिस्प्ले मेथड जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, वो मैं आपको क्लास के बाद, ये एनोनिमस डेलीगेट्स मैं आपको क्लास के बाद बताता हूँ। देन predicate delegate, a delegate signature that is inbuilt generic type delegate. This delegate is defined under system namespace. It works with those methods which contain some set of criteria and determine whether the passed parameter fulfills the given criteria or not. This delegate takes only one input and returns the value in the form of true or false. Now, first of all, we see the how custom delegates work in this situation. नाउ कस्टम डेलीगेट जो हम लोग डिफाइन करते हैं या जो प्रेडिक्टिव डेलीगेट हम लोग डिफाइन करते हैं वो ओनली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, राइट। अभी तक जो अपन ने जैसे डेलीगेट डिक्लेयर किया वहां पे अपन ने डेलीगेट देन उसका नाम और फिर उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो अपन लेते हैं वो यहाँ पे डाले हैं। यहाँ पे हमने प्रेडिक्टिव डेलीगेट जब अपन यूज करते हैं तो इसका सिंटैक्स ये है पब्लिक मॉडिफायर देन डेलीगेट कीवर्ड then return type bool, then delegate name or int p and then p object. ठीक है, so p is the type of the object and object is the object which is going to compare against the criteria defined within the method represented by predictive delegate. So यहाँ पे ये custom type delegate है जहाँ पे मैं p उसका object पास कर रहा हूँ जो object में इसमें compare करने वाला, ठीक है। so the type of the object and object is the object which is going to compare against the criteria defined within the method represented by predictive delegate. so इसमें जो मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगा उसके साथ ये कंपेयर करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट लेट्स सी। यहाँ पे एक क्लास मैंने डिफाइन किया, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक बूल माय फंक्शन करके एक सिंगल पैरामीटर लेता है और ये चेक करता है कि अगर जो पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ उसकी लेंथ लेस देन 7 है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, नाउ इन द मेन मेथड प्रेडिक्टिव डेलीगेट जो सिंगल आर्गुमेंट लेता है, प्रेडिक्टिव स्ट्रिंग जो जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये p किया था इन p करके, राइट। सो इन p की जगह मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया है वैल्यू इक्वल टू माय फंक्शन, ठीक है। और जो वैल्यू वो लेता है माय फंक्शन वो एक स्ट्रिंग लेता है एज एन इनपुट। ओके, तो फर्स्ट में जो हम लोगों ने माय फंक्शन डिफाइन किया है स्ट्रिंग इनपुट लेता है, लेस देन 7 अगर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। देन यहाँ पे मैंने प्रेडिक्टिव का ऑब्जेक्ट बनाया, प्रेडिक्टिव वैल इक्वल टू माय फंक्शन, ये फंक्शन उसके साथ मैंने अटैच किया और यहाँ से जब मैं इसको कॉल देता हूँ एक स्ट्रिंग इनपुट के साथ, now here the above example we use a predictive delegate instead of a custom delegate. It reduces the size of code and makes the program more readable. Here the predictive delegate contains a single input parameter and return output in boolean type, right? It returns only true or false जो method वो return करेगा। and here we directly assign a my function method to the predictive delegate. यहाँ पे हम लोगों ने जैसे अपने डायरेक्टली my function जो हमने मेथड डिफाइन किया है वो डायरेक्टली इसको प्रेडिक्टिव डेलीगेट को असाइन किया है। प्रेडिक्टिव डेलीगेट इज मोस्टली जब वो ट्रू और फॉल्स ओनली रिटर्न करते हैं तब अपन इसको यूज करते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? यस सर। सर इसका डेफिनेशन थोड़ा क्लियर कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ, ये प्रेडिक्टिव डेलीगेट एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि इसका मेन कंफ्यूजन होता है कि जब हम लोग यहाँ से सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न कर रहे हैं तो नॉर्मल डेलीगेट में भी मैं जब सिंगल कास्ट डेलीगेट है और उसमें भी अगर मैं रिटर्न टाइप यूज कर सकता हूँ देन व्हाई आई शुड गो फॉर दिस प्रेडिक्टिव डेलीगेट, राइट। यस तो सर। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ने फंक्शनलिटी या फिर एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन दिया हुआ है इसका प्रेडिक्टिव डेलीगेट का। तो अगर आपको जरूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हो।
नहीं तो आप नॉर्मल डेलीगेट्स भी यूज करते हो। मोस्टली जो डेलीगेट्स यूज होते हैं वो मल्टीकास्ट डेलीगेट्स ही यूज करते हैं, सिंगल कास्ट डेलीगेट्स बहुत कम यूज होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये अगर आप एक बार लैब में इसको आप ट्राई करके देखोगे तो आपको ये ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये एकदम से ऐसे थ्योरी वाइज जो डेलीगेट्स और इवेंट्स हम लोग पढ़ते हैं वो एकदम से नहीं क्लियर होता है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये ज्यादा क्लियर होगा, उसका पर्पस और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो। यस सर। ठीक है, तो मोस्टली ये ध्यान में रखो कि जो प्रेडिक्टिव डेलीगेट अपन यूज करते हैं वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, और यहाँ पे हम लोग जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के टाइप के साथ उसको कंपेयर करता है। ठीक है, अभी तक जो अपन सिंगल कास्ट या मल्टीकास्ट डेलीगेट यूज करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट टाइप के साथ हम कंपेरिजन नहीं करते हैं, हम फिक्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे जो डेलीगेट में हम लोगों ने एज एन पैरामीटर दिया हुआ है। जब स्ट्रिंग दिया हुआ है तो हम जो मेथड हम उसको कॉल करते हैं उस वो भी स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है। मल्टीकास्ट डेलीगेट्स में जैसे मल्टीपल पैरामीटर पास किए हैं तो वो जो मल्टीपल पैरामीटर पास किए हैं उसके कंपैरिजन में जो हम लोगों ने डेलीगेट डिक्लेयर किया है अकॉर्डिंगली ही वो उसको कॉल करता है। प्रेडिक्टिव डेलीगेट में इतना ही होता है कि जो ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं उसके साथ वो कंपेयर करता है, बेस्ड ऑन दैट वो मेथड इन्वोक करता है। ठीक है, यस सर। नाउ एक्शन डेलीगेट। Action delegate is a built-in generic type of delegate. This delegate saves you from the defining a custom delegate as shown in the below examples and make your program more readable and optimized. It is defined under system namespace. जो भी delegates है वो सारे system namespace में define होते हैं। जो base है .NET Core सॉरी .NET का वो नेम स्पेस सिस्टम नेम स्पेस है, और बाकी जितने भी नेम स्पेसेस है वो सिस्टम से इनहेरिट किए हुए हैं। It can contain minimum 1 and maximum of 16 input parameters and does not contain any output parameter. The action delegate is generally used for those methods which do not contain any return value, or in other words, action delegate is used with those methods whose return type is void. It can also contain parameter of the same type or different types. Okay, now let's see the example. यहाँ पे मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया है स्टैटिक वॉइड माय फंक्शन, और दो पैरामीटर लेता है इंटीजर int p एंड int q। अब मेन मेथड में एक्शन के साथ जब मैं इसको इन्वोक करता हूँ तो ये एक्शन कीवर्ड के साथ मैं इसको इन्वोक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेलीगेट का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एक्शन इंट दो पैरामीटर में डाले वैल इक्वल टू माय फंक्शन, जो मेरा माय फंक्शन है वो डेलीगेट को मैंने असाइन किया है, और इसको मैं कॉल कर रहा हूँ वैल्यू के साथ 20 एंड 5। ठीक है, जो दो पैरामीटर मेरे को इंटीजर टाइप इसमें सेंड करना है वो दो पैरामीटर मैं इसमें इंटीजर टाइप सेंड कर रहा हूँ। Now, in the above example, using action delegate, reduce the size of the code and make the program more readable. Action delegates contains the two input parameters, and we are directly assigning the myfun method to the action delegate. यहाँ पे अपन ने देखो इसका ऑब्जेक्ट जो डेलीगेट का हम लोग बनाते हैं वो डेलीगेट का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली हमने नहीं बनाया है। ठीक है, इसको एक्शन कीवर्ड के साथ हमने डायरेक्टली फंक्शन जो हमको उसमें अटैच करना है बाइंड करना है वो फंक्शन हम लोगों ने बाइंड किया है और यहाँ पे उसको कॉल किया है। सो कोड रिड्यूस करने के लिए और एक और फीचर उसमें ऐड किया है जो एक्शन डेलीगेट हम लोग यूज करते हैं। डायरेक्टली आप एक्शन कीवर्ड के साथ वो मेथड को बाइंड कर सकते हो और उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये अभी तक एक्शन डेलीगेट एटलीस्ट मैंने तो भी अभी तक यूज नहीं किया है, बट दिस इज एन फीचर फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट .NET विच हैव प्रोवाइडेड। जहां आपको उसका जरूरत लगती है वहां पर उसको यूज कर सकते हो, बट मोस्टली ये बहुत कम यूज होते हैं एक्शन डेलीगेट्स। ठीक है, ओके सर। यस। ओके, सो डेलीगेट्स में जो कोर्स कंटेंट में है वो इतना था। एनोनिमस डेलीगेट्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो एग्जांपल उसका क्लियर नहीं है। सिंगल कास्ट डेलीगेट्स
मेन जो यूज होते हैं वो इसके लिए होते हैं जब आपको सिंगल मेथड अगर आपको कॉल करना है तो आप सिंगल कास्ट डेलीगेट्स यूज कर सकते हो। मल्टीकास्ट डेलीगेट्स जब आपको एक सिंगल डेलीगेट के साथ मल्टीपल मेथड्स, अगर आपको चेन ऑफ मेथड्स कॉल करनी है तो आप मल्टीकास्ट डेलीगेट यूज कर सकते हो। एक्शन डेलीगेट आप तब यूज करते हो जब आपको कोड आपको रिड्यूस करना है या कोड ज्यादा चीजें अगर आपको रखना है तो उसके साथ आप एक्शन डेलीगेट यूज कर सकते हो। डायरेक्टली एक्शन कीवर्ड के साथ आप उसका मेथड बाइंड करके आप उसको कॉल कर सकते हो। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द डेलीगेट्स इन सी शार्प। बहुत कम यूज होते हैं बट यूज होते हैं ये। देन लैम्डा एक्सप्रेशंस। लैम्डा एक्सप्रेशंस मालूम है ना आप लोगों ने शायद सी प्लस प्लस या जावा में यूज किया होगा। In Java, yes. Okay. So lambda expressions are the anonymous functions that contains expression or sequence of operations. Okay. All lambda expressions use the lambda operator that can be read, goes to, or becomes. The left side of the lambda operator specifies the input parameter, and the right side holds the expression of or a code block that works with the entry parameters. Usually, lambda expressions are used as predicates or instead of delegates, a type of reference method. अब ये normally जो lambda expressions use करते हैं वो collections पे use करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिस्ट और डिक्शनरी वगैरह जब हमने देखा था तब मैंने आपको बताया था कि लिस्ट का सेलेक्ट और वेयर मेथड जो हम लोग यूज करते हैं वो सेलेक्ट और वेयर मेथड में हम लोग नॉर्मली लैम्डा एक्सप्रेशन उसमें डालते हैं। जिस कंडीशन को हमको मैच करना है वो कंडीशन मैच करके उस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उसका कलेक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, सो लैम्डा एक्सप्रेशन मोस्टली कलेक्शंस पे यूज करते हैं हम लोग। और लैम्डा एक्सप्रेशन जो हम लोग डिफाइन करते हैं उसमें दो साइड होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में नॉर्मली हम लोग जो पैरामीटर अपने को पास करना है वो डालते हैं, और दूसरा राइट साइड में जो कंडीशन हम लोग को अप्लाई करनी है वो डालते हैं। तो लेफ्ट साइड में मोस्टली तुम्हारा जो भी क्लास ऑब्जेक्ट अगर आपने पास किया या फिर स्ट्रिंग की कोई लिस्ट है इसमें अगर आपको जो पास करना है लिस्ट, देन इट्स स्पेसिफिक कंडीशन, और वो जो जब कंडीशन स्पेसिफाई होती है तो वो जो वैल्यू रिटर्न करता है वो कलेक्शन रिटर्न करता है। तो उसको कलेक्ट करने के लिए एक कलेक्शन का ऑब्जेक्ट रहता है। लेट्स सी हाउ इट इज। सो पैरामीटर लैम्डा एक्सप्रेशन जब आप राइट करोगे तो पैरामीटर इक्वल टू ग्रेटर देन साइन, उसमें एक्सप्रेशन आप डालते हो। देन पैरामीटर लिस्ट, उसमें जो भी एक्सप्रेशन आपको ऐड करना है वो, और जो कंडीशन इसमें आप डालते हो काउंट लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 2, या जो भी है कंडीशन आपको जो भी ऐड करनी है वो उस टाइप से ऐड करते हो, एंड देन वो लैम्डा एक्सप्रेशन आप यूज करते हो। So lambda operator equal to greater than divides a lambda expression into two parts. One left side of the input parameter and the right side is the lambda body. So now see how to write lambda expression. अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है जो कि इंटीजर का है, और इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 करके एलिमेंट्स ऐड किए हैं। तो ये लिस्ट जो मेरी है वो 6 एलिमेंट्स की लिस्ट है, इंटीजर की लिस्ट है, और उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 एलिमेंट्स ऐड है। ठीक है, नाउ अगर सपोज करो मेरे को इसमें कोई ऐसे रिटर्न चाहिए कि जो 2 से डिवाइड करने के बाद जिसका रिमाइंडर 0 हो। ठीक है, अगर वो लिस्ट में से मेरे को ऐसे एलिमेंट्स अगर सिर्फ पुल करते हैं तो मेरे पास दो ऑप्शन है। either I can write a lambda expression or I can write a for each loop, जहाँ पे पूरी लिस्ट को मैं इटरेट करूंगा और वहां पे ये कंडीशन डालूंगा कि अगर इसको 2 से डिवाइड करता हूँ रिटर्न टाइप और इसका रिमाइंडर अगर 0 है तो उस वैल्यू को मैं एक अलग लिस्ट में ऐड करूंगा, एंड देन वो लिस्ट में रिटर्न करूंगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखता हूँ जिसमें ये मैं कंडीशन स्पेसिफाई करता हूँ कि ये 2 से अगर डिवाइड होता है और रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो वो एक लिस्ट में कलेक्ट हो जाए। सो ये जो एक लिस्ट इंट
इवेंट नंबर इक्वल टू माई लिस्ट डॉट फाइंड ऑल। इसमें सेलेक्ट, वेयर या फिर फाइंड ऑल, ये 3 अलग अलग मेथड है। ठीक है, 3 अलग अलग मेथड का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये तीनों मेथड में आप लैम्डा एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हो। अब ये माई लिस्ट डॉट फाइंड ऑल क्या करेगा, माई लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स है, जहां जिस एलिमेंट वैल्यू के साथ ये कंडीशन स्पेसिफाई हो रही है, एक्स इज अ की, जस्ट एक्स की जगह पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ए बी सी डी या जो भी आपको यूज करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 2, उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन क्या करेगा, जो भी एलिमेंट है वो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 है तो उसको इवन नंबर की लिस्ट में ऐड कर देगा। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये किसको ऐड करेगा, 2 4 6 को ऐड करेगा। ठीक है, क्योंकि 2 4 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो उसके रिमाइंडर 0 आता है। सो ये जो इवन नंबर्स की जो लिस्ट मेरे को मिलेगी, उसमें 2 4 6 मेरे को एलिमेंट्स मिलेंगे, 3 एलिमेंट्स से रिटर्न करेगा। अगर इसको मैं इक्वल टू 0 मैंने किया है, उसको अगर कंडीशन में चेंज करता हूँ, डिवाइड बाय 2 नॉट इक्वल टू 0, देन इट दैट केस वो क्या रिटर्न करेगा, ऑड नंबर्स रिटर्न करेगा, 5 3 वगैरह, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 नहीं है। सो जो भी कंडीशन यहाँ पे आपने दी है, वो कंडीशन जब स्पेसिफाई होती है, सो वो कंडीशन स्पेसिफाई होने के बाद जो भी उसका एलिमेंट होगा, उसकी वैल्यू वो इवन नंबर में ऐड करेगा। ठीक है, सो इस टाइप से आप लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। इसके जगह पे अगर मेरे को दूसरी कोई कंडीशन रखनी है, वो भी कंडीशन आप स्पेसिफाई कर सकते हो। मल्टीपल कंडीशंस अगर आपको लैम्डा एक्सप्रेशन में देना है तो मल्टीपल कंडीशंस भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि नंबर ग्रेटर देन 2 है, सपोज करो फाइंड ऑल एक्स where x by 2 equal to remainder equal to 0 and x greater than 2, वो भी आप कंडीशन डाल सकते हो। तो वो क्या करेगा, जिसका रिमाइंडर 0 है वो, और जो नंबर 2 से ग्रेटर है वो नंबर की लिस्ट आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, सो लिस्ट पे जो भी आपको अगर कुछ सर्च करना है या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट्स निकालने हैं, तो उसके लिए मोस्टली लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करते हैं। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड हो जाता है, इंस्टेड ऑफ इटरेटिंग अ लिस्ट। सपोज करो अभी तो ये सिर्फ 6 एलिमेंट्स होगा, सपोज करो 6000 एलिमेंट्स होते, तो आप उसके लिए फॉर ईच लूप नहीं यूज कर सकते, राइट। इसके जगह पे आप लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करोगे और डायरेक्टली आपको जो भी आपको क्राइटेरिया है वो मैच करने के बाद आपको आउटपुट इस पे मिल जाता है। सो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ कंडीशन ध्यान में रखना है कि आपको क्या कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, और बेस्ड ऑन दैट कंडीशन इट विल रिटर्न द आउटपुट। ठीक है, ये क्लियर हुआ लैम्डा एक्सप्रेशन। Yes, sir. यस सर। ओके, सो दिस वाज द वन। सर एक मल्टीपल पैरामीटर का एग्जांपल है, मतलब देख सकते हैं क्या लैम्डा एक्सप्रेशन में? इस डेलीगेट्स का क्या? लैम्डा एक्सप्रेशन में सर पैरामीटर लिस्ट भी है ना उसमें? एक सेकंड, प्रीवियस स्लाइड सर, जो लैम्डा एक्सप्रेशन का है वो, हाँ इससे पहले। हाँ सर, सर यहाँ पर जो पैरामीटर लिस्ट है हाँ, अ, वो क्या है सर? पैरामीटर लिस्ट मतलब क्या है, देखो ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन हमने डिफाइन किया है, ठीक है, इस पे क्या किया है अपन ने, ये पहले एक लिस्ट बनाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिस्ट पे मेरे को ऑपरेशन करना है, राइट। तो यहाँ पे फाइंड ऑल में ये जो मैं पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, कंडीशन पास कर रहा हूँ, ये मल्टीपल आपको चाहिए, राइट। जो आपका क्वेश्चन है कि मल्टीपल कंडीशन यस आप कैसे पास करोगे। ओके, यस। नाउ लेट्स सी, ये है। ओके, नाउ यहाँ पे फाइंड ऑल करके मैंने एक सिंगल कंडीशन दी। तो अगर यहाँ पे मेरे को मल्टीपल कंडीशन देना है तो मैं क्या करता हूँ, ये किया एंड
ठीक है, डिवाइड बाय ये कंडीशन अगर मैंने इसमें दी है, ठीक है, सो ये क्या करेगा अभी, फाइंड ऑल, जहां पे x को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, वो वैल्यूज रिटर्न करेगा। तो इस केस में ये अभी 2 रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। जो ये इवन नंबर में जो कलेक्शन आएगा, लिस्ट आएगी, उसमें 2 नहीं आएगा, उसमें 4 एंड 6 आएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन एक ही टाइम पे फुलफिल होगी जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। ओके, यस सर, ओके। अभी क्लियर हो मल्टीपल कंडीशंस कैसे करोगे? हाँ सर। ओके, सो ये डेलीगेट्स थे एंड लैम्बडा एक्सप्रेशन। डेलीगेट्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई अंडरस्टैंड, एकदम से वो नहीं क्लिक होता है। सो लैब में जब आप जाओगे तो उसको डिफाइन करके आप उसको एग्जीक्यूट करके देखो, आपको क्लियर होगा। इन केस अगर आपको कुछ डाउट है कुछ है तो मेरे को बोलो। कल संडे को भी मैं क्लास रखने वाला हूँ 9 बजे, उस पर वो डाउट्स अपन पहले क्लियर कर लेंगे, देन विल गो फर्दर। ठीक है, मोस्टली जो सी शार्प में प्रोग्रामिंग में या एप्लीकेशन में डेलीगेट्स यूज करते हैं वो मल्टीकास्ट डेलीगेट्स ही यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी मेथड या जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो सिंपल है कि उसमें मल्टीपल मेथड्स होते हैं जो सेम पैरामीटर लेते हैं, या उसके लिए अपने को कोई स्पेसिफिक डिफरेंट ऑपरेशंस करने रहते हैं। तो उस केस में उसको पहले आप सब्सक्राइब करते हो, मेथड कॉल करते हो और उसको अनसब्सक्राइब करते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये यूज होता है, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। ये मोस्टली तभी यूज होता है जब आपको की रिवर्स कॉल करना हो, या फिर जो जहां से आपको कुछ डिफरेंट इवेंट से उसको ट्रिगर करना है जो कि चेन पे नहीं है। जैसे माउस मूव होता है, या टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट बॉक्स अगर है उसमें इनपुट फोकस या लॉस फोकस, ये सब जो नेचुरल इवेंट्स है या जो ऑलरेडी सिस्टम डिफाइंड इवेंट्स है, उसके अलावा अगर आपको किसी इवेंट से कोई मेथड अगर कॉल करना है तो उसके लिए मोस्टली डेलीगेट्स यूज होते हैं। बट ये होता बहुत कम है, क्योंकि हर ऑपरेशंस के लिए, हर एक्शंस के लिए आपको बाय डिफॉल्ट सिस्टम उसमें मेथड बाइंड करके देखता है। अगर आप बटन क्लिक देखो तो उसके साथ बटन क्लिक इवेंट बाइंड होता है। पेज लोड अगर आप देखो तो पेज लोड इवेंट बाइंड होता है। की का फोकस अगर आपको आता है, माउस ओवर, माउस मूव या माउस लेफ्ट, ये सारे इवेंट्स जो भी है बाय डिफॉल्ट ये बाइंड होके आते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आप ये इवेंट डेलीगेट्स यूज करते हैं। ठीक है, लैम्बडा एक्सप्रेशंस बेसिकली कोड रिड्यूस करने के लिए और सिंपल वे में एक सिंगल लाइन एक्सप्रेशन यूज करने के लिए अपन यूज करते हैं, जो कलेक्शन से अपने को कोई स्पेसिफिक कंडीशंस मैच करते हुए और कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए अपन लैम्बडा एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। लैम्बडा एक्सप्रेशंस जो भी आप यूज करोगे, ऑलवेज रिमेंबर कि वो कलेक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, अगर आपको सिंगल वैल्यू उसमें से चाहिए, अब ये जैसे रिटर्न करेगा, ठीक है, तो ये मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मेरे को यहाँ से सिंगल वैल्यू ही चाहिए तो यहाँ पे एक डॉट करके बाय फर्स्ट और डिफॉल्ट, जैसे मैंने आपको वो लिस्ट का जब मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, तो मैंने उसको बताया था कि जो लिस्ट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट अगर आप करोगे तो वो उसमें से सिंगल एलिमेंट रिटर्न करेगा। जो फर्स्ट वैल्यू वो जो मैच करेगी वो कंडीशन के साथ, वो वैल्यू वो रिटर्न करेगा। लैम्बडा एक्सप्रेशंस जो अपन यूज करते हैं, यहाँ पे अपन ने जो डेटा टाइप यूज किया है वो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप यूज किया है, इंटीजर। इसकी जगह पे अगर मेरे को किसी क्लास के लिए यूज करना है तो लैम्बडा एक्सप्रेशंस मैं किसी क्लास के लिए भी यूज कर सकता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनली सिस्टम डिफाइंड जो डेटा टाइप है उसके लिए ही यूज करूँ।
वहां पे भी मैं उसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं लैम्बडा एक्सप्रेशंस, और मोस्टली कलेक्शंस पे ही यूज करते हैं, दूसरी जगह पे ये यूज नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो रिटर्न करते हैं मोस्टली कलेक्शन ही रिटर्न करते हैं, या फिर जो डिफॉल्ट वैल्यू या कंडीशन स्पेसिफाई होती है उस बेस पे ये वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, नाउ थोड़ा पार्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का देखते हैं। ये डेलीगेट्स और लैम्बडा एक्सप्रेशंस क्लियर है? अगर इसमें कुछ डाउट है तो कल बोलो। कल मैं एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपको दिखाता हूँ जो हम लोगों ने कोड में यूज किए हैं। सो आप लोगों को चीजें और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है क्लास, ऑब्जेक्ट के साथ आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मालूम है क्या होता है? कोई भी कोड जब आप लिखते हो तो उसमें कुछ अगर फेलियर होता है या कहीं पे कुछ एक्सेप्शन आता है, कुछ एरर आता है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो, उसको कैसे हैंडल करते हो, इसके लिए आप एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर सकते हो। करेक्ट? यस सर। सो अब जैसे कोई वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई वेबसाइट पे अगर सपोज करो yahoo.com या hotmail.com में अगर आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपको उसमें डेटा इनपुट करना है वो आपने डेटा इनपुट किया, और आपने जब सबमिट बटन पे क्लिक किया और बैक एंड पे सपोज करो कुछ इश्यू आया, आपका रजिस्ट्रेशन अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो वो आपको एक मैसेज डिस्प्ले करता है। ठीक है, जो भी एरर मैसेज होगा कि ये वैल्यू प्रॉपर नहीं है, या फिर सिस्टम इज टू बिजी एट दिस टाइम, ट्राई अगेन लेटर। सो ये जो मैसेजेस हम लोग को आते हैं वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू आते हैं। जो भी एरर हम लोग कोड में मैनेज करते हैं, कुछ अगर जो कुछ एरर्स ऐसा ऐसे होते हैं जो हमको मालूम है कि वो एक्सेप्शन थ्रू करेंगे ही, वो एक नेचुरल एक्सेप्शन होता है। कुछ कोड में ऐसे होते हैं कि जब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जहाँ पे वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। सो ये बोथ द सिनेरियोज को मैनेज करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, कि कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जब आप यूज करते हो तो डायरेक्ट एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता। अगर कुछ गलत होता है तो वो उसको कोड में मैनेज करता है और रिस्पेक्टिव मैसेज आपको दिखाता है। सो एटलीस्ट आपको इंडिकेशन मिलता है कि कुछ प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, फेल हुआ है, और जो भी उसका रीजन होगा या एक्सेप्शन मैसेज होगा वो आपको कन्वे करता है। जैसे बैंकिंग साइट पे कई बार यूपीआई एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हो तो कई बार वो मैसेज देता है कि सर्वर इज टू बिजी, या फिर सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट दिस टाइम, ट्राई अगेन लेटर। सो ये जो मैसेजेस आपको आते हैं ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू आते हैं। जो अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियोज है या जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन में अगर कुछ इश्यू आता है तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, उसको कैसे हैंडल करोगे कि एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो, ये जो हम लोग मैनेज करते हैं वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में करते हैं। ठीक है, तो नाउ an exception handling is an event that occurs during the execution of a program that is unexpected by the program code. The actions to be performed in case of occurrence of an exception is not known to the program. In such case, we create an exception object and call the exception handler code. The execution of an exception handler so that the program code does not crash and is called the exception handling. Exception handling is important because it generally handles an unwanted event and exception so that the program code still makes the sense to the user. Now, अगर कोई कोड हमने लिखा है या कोई एप्लीकेशन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इसमें कुछ अगर अनवांटेड एक्सेप्शन आ गया या अनहैंडल्ड एक्सेप्शन आया, तो वो प्रोग्राम नॉर्मली क्रैश हो जाता है। राइट, सो वो प्रोग्राम क्रैश होने से बचाने के लिए और यूजर एंड यूजर को ये इंडिकेशन देने के लिए समथिंग वेंट रॉन्ग, वी नॉर्मली यूज अ ट्राई कैच ब्लॉक, जहाँ पे हम लोग ट्राई ब्लॉक में जो भी हमको कोड लिखना है या फिर जो भी एग्जीक्यूशन करना है, जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं।
कैच ब्लॉक में वो जो कोड हम लोगों ने ट्राई ब्लॉक में लिखा है वो एग्जीक्यूट करते समय अगर कुछ एक्सेप्शन आता है या कुछ एरर आता है, वो मैनेज करने के लिए हम कैच ब्लॉक यूज करते हैं। और फाइनली ब्लॉक हम लोग इट्स एन ऑप्शनल कि आप फाइनली आप यूज करो या नहीं करो, बट फाइनली ब्लॉक यूज करने का मेन पर्पस ये होता है कि अगर एक्सेप्शन आया तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और एक्सेप्शन नहीं आया तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। अगर आप ट्राई कैच के बाद फाइनली लिखते हो तो एक्सेप्शन अगर नहीं आया तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होता है, और एक्सेप्शन अगर आता है तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होता है। तो फाइनली ब्लॉक में जो कोड लिखते हैं वो कोड लिखते हैं जो इन केस ऑफ एक्सेप्शन और इन केस व्हेन एक्सेप्शन इज नॉट ऑकर्ड, अगर आपको कंफर्म है कि वो कोड एग्जीक्यूट करना ही है, वो कोड हम लोग फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। ठीक है। तो ट्राई अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपको कैच ब्लॉक लिखना जरूरी है, फाइनली ऑप्शनल है। और कैच ब्लॉक जब आप लिखते हो तो जो एक्सेप्शन आप हैंडल करते हो उसको आपको थ्रो करना है, या फिर अगर आपको उसको लॉग करना है या कोई वहीं से आपको मैसेज के साथ उसको रिटर्न करना है, तो ये थ्रो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। नॉर्मली थ्रो कब यूज होता है, जो इनसाइड मेथड कॉल होते हैं, जैसे मेथड कोई आपने एक कॉल किया, वहां से आपने दूसरा मेथड कॉल किया, वहां से तीसरा मेथड अगर कॉल किया, सो ये मेथड ऑफ चेन ऑफ द मेथड्स है। उसके लिए सपोज करो कि जो थर्ड मेथड आपने कॉल किया है सेकंड मेथड से, उसमें अगर कुछ एक्सेप्शन आता है तो सेकंड मेथड में जो उस मेथड कॉल के बाद का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। कि कुछ कॉल ऐसे होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं और एक मेथड से दूसरा मेथड कॉल होता है, अगर दूसरे मेथड में एक्सेप्शन आया तो हम लोग को फर्स्ट मेथड का बाकी का कॉल एग्जीक्यूट नहीं होता है। अगर वहां पे हम लोग इनसाइड ट्राई कैच डाला है और जो थर्ड मेथड हमने कॉल किया है वहां पे एक्सेप्शन आता है, लेकिन सेकंड मेथड में अगर मैंने ट्राई कैच डाला है थर्ड मेथड को कॉल करते समय और उसका एक्सेप्शन हैंडल किया है, और मेरे को अगर लगता है कि उसके बाद वो सेकंड मेथड का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो अंदर एक ट्राई कैच डाल के मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेट्स सी हाउ चेन ऑफ मेथड एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग करते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल कोड में भी दिखाता हूँ। नाउ एक यहाँ पे मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया है, एक एरे लिया है int arr करके, और इसमें पांच इसमें एलिमेंट्स ऐड किए 1 2 3 4 5 करके। नाउ एक जो एरे मैंने ऐड किया है उसमें मैंने एक फॉर लूप लगाया है फॉर इंट आई इक्वल टू 0, जो इंडेक्स है एरे का 0th एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और एरे लेंथ तक वो जाता है, और आई प्लस प्लस में लिख लिया है। और जो भी उसके एलिमेंट्स है वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। हेलो। Sir, now you are audible. Screen is not visible, but sir. एक्चुअली ये लाइट चली गई है इधर, तो थोड़ा Okay, sir. फ्लक्चुएशन हुआ। एक काम करते हैं, ये अपन लोग ना कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी लाइट भी नहीं है और मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये करने में। सो ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का है वो कल अपन कंटिन्यू करते हैं। कल 9 बजे संडे को वापस मीटिंग मतलब ये सेशन रखते हैं, उस पर ये कवर करते हैं अपन। ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में बहुत ज्यादा नहीं है, मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक आप कैसे यूज करोगे वो है। एक्सेप्शन आपको अगर लॉग करना है तो आप कैसे लॉग करोगे, डेटाबेस में नॉर्मली लॉग करते हैं और टेक्स्ट फाइल में लॉग करते हैं। और डू एंड डोंट्स जो होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के, क्या प्रिफर करना चाहिए एक्सेप्शन हैंडल करते समय, या क्या नहीं करना चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग में, जिससे कि आपको जो एप्लीकेशन है आपका जो भी है उसमें आप प्रॉपर एक्सेप्शन लॉक कर सको थ्रो। अब आप कब यूज करते हो, कब न्यू कीवर्ड यूज करते हो, ये थोड़ी चीजें हैं जो
एक्सप्लेन करना है, बट इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, ये इजीली हम लोग कल कवर करते हैं। यस सर। ठीक है, सो कल एक काम करो लैब में आज, डेलीगेट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो एक बार आप प्रैक्टिकली आप करके देखो। अगर आपको उसमें कुछ डाउट्स होता है तो कल मेरे को बोलो, कल वो डाउट्स मैं आपके क्लियर करता हूँ। लैम्डा एक्सप्रेशंस जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया, लिस्ट में मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, लिस्ट पे अब लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज करके देखो। सो लिस्ट को कैसे सॉर्ट करना है, उसमें क्या सर्च करना है, मल्टीपल कंडीशंस आप कैसे यूज करके लिस्ट से स्पेसिफिक वैल्यूज यूज कर सकते हो, वो आप ट्राई करके देखो। सो आपको लैम्डा एक्सप्रेशंस भी क्लियर होंगे। और लैम्डा एक्सप्रेशंस मोस्टली जब आप लिस्ट यूज करते हो या फिर कोई भी कलेक्शन यूज करते हो तो उसमें यूज होता है। और कलेक्शन जब आप यूज करते हो तो 90% टाइम्स ये होता है कि आपको उसमें से कोई स्पेसिफिक वैल्यू या कुछ पर्टिकुलर कंडीशन बेस्ड ऑन वैल्यू आपको रिट्राइव करनी रहती है। उस केस में मोस्टली हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये लैब में आप प्रैक्टिकल करके देखो। कुछ अगर डाउट है कुछ है तो हम कल इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, यस सर। ओके। लास्ट सेशन में मैंने जो पढ़ा था उसके रिलेटेड कोई डाउट्स है आपके? ओके, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो विल मीट एट 9 AM अगेन, और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कवर करते हैं। ओके, ओके सर, नो प्रॉब्लम। यस सर। चलो, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।